Good morning students. Now let us see the data frame part. ये data frame part बहुत important है data structure में. वो क्या है कि pandas में ये हम लोग के informatics practices में 15 marks contain करता है, ठीक है. तो इसके लिए ये बहुत important है. और ये data frame जो है, ये data frame आपका जो engineering syllabus में और आपका जो competitive exam में है, जैसे KV, JNV, ये सब चीज में भी ये सब को टॉपिक पूछा जाता है. तो लेट अस स्टार्ट आवर डेटा फ्रेम टॉपिक टुडे. तो डेटा फ्रेम होता क्या? डेटा फ्रेम एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग का कुछ इसमें टॉपिक पाया जाता है. जैसे सबसे पहला चीज कि डेटा फ्रेम है क्या. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा फ्रेम इट इज अ 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर. 2 डायमेंशनल का मतलब क्या है? 2 डायमेंशनल का मतलब है कि 2 डायरेक्शन में, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो यहाँ से अगर हम लोग मूव करते हैं कि 0 पोजीशन से हम लोग मूव किए यहाँ पर यहाँ तक मूव किए, तो ये वाई एक्सिस में मान लेते हैं 4 यूनिट मूव किया और एक्स एक्सिस में मान लेते हैं कि 4 यूनिट मूव किया. तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 4,4. तो यहाँ पर क्या हो गया? ये वाई एक्सिस में भी मूव किया और एक्स एक्सिस में भी मूव किया. जब कोई ऑब्जेक्ट 2 डायरेक्शन में मूव करे तब उसको हम लोग बोलते हैं 2D ऑब्जेक्ट, दैट इज 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखने जाएं तो ये डेटा फ्रेम जो है, ये डेटा फ्रेम एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है. 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर का मतलब देखिए, यहाँ पर मेरा 2 एक्सिस है. एक्सिस 0 जो ये नीचे का डायरेक्शन में है और एक्सिस 1 जो मेरा ये ऊपर का डायरेक्शन है. ये जो नीचे का डायरेक्शन है ये जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे 12A, 12B, 12C हम रिप्रेजेंट करके रखे हैं, इसको बोलते हैं इंडेक्स या तो रो. और ये जो है बॉयज, गर्ल्स और ये फर्स्ट, इसमें हम लोग क्या इंडिकेट कर रहे हैं? इसको कॉलम. इसके अंदर में जो वैल्यूज है 5, 6, 7, 6, 4, 7 राहुल, शुभम और सिमरन. यहाँ पर हम लोग एक टॉपर नाम का डेटा फ्रेम ले रहे हैं जिसका इंडेक्स क्या है? 12A, 12B, 12C, ये सब इंडेक्स है. और इंडेक्स में हम लोग का क्या है? कितना बॉयज टॉपर हुआ, कितना गर्ल्स टॉपर हुआ, उसमें से सबसे फर्स्ट टॉपर कौन हुआ. वैसे ही बॉयज टॉपर, गर्ल्स टॉपर कितना हुआ? बॉयज टॉपर, गर्ल्स टॉपर, और वो कौन हुआ. तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स पहला तो समझ में आ गया होगा. इट इज अ 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, मतलब ये 2 डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सिस 0 डायरेक्शन एंड एक्सिस 1 डायरेक्शन. नेक्स्ट पार्ट, इट इज डेटा म्यूटेबल. डेटा म्यूटेबल मीन्स व्हाट? डेटा म्यूटेबल मीन्स डेटा चेंजेबल. चेंजेबल मीन्स इफ आई वांट टू चेंज दिस 5 to 10, अगर हम लोग इस 5 को 10 में कन्वर्ट करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं. तो कोई भी डेटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं, दैट इज डेटा म्यूटेबल. द सेकंड इज साइज म्यूटेबल. साइज म्यूटेबल का मतलब क्या है कि साइज इसका चेंजेबल है, साइज इसका चेंज हो सकता है. साइज का चेंज मतलब हम लोग यहाँ पर सेकंड एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं कि सेकंड में कौन कौन आया. मान लो सेकंड में अजय आया, शुभम तो एक आ गया है, तो यहाँ पर शुभम नहीं देते हैं, यहाँ पर शिव देते हैं, शिव दिया, और यहाँ पर पूजा. ये जो है ये सब सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग क्या है? कॉलम का ऐड कर सकते हैं. अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं और एक रो ऐड करें, जैसे 12D का एक और सेक्शन मुझे ऐड करना है 12D, तो ये भी हम लोग ऐड कर सकते हैं. तो साइज म्यूटेबल का मतलब हम लोग जो है रो को ऐड कर सकते हैं, कॉलम को ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज दैट हेट्रोजीनियस डेटा. हेट्रोजीनियस डेटा का मतलब क्या है? सीरीज होमोजीनियस डेटा था और यहाँ पर हेट्रोजीनियस डेटा. हेट्रोजीनियस डेटा मतलब अलग अलग टाइप का डेटा आ सकता है. जैसे इसका डेटा क्या हो गया? इंट का. इसका डेटा क्या हो गया? इंट का. और इसका डेटा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. इसका डेटा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. अब ये ऑब्जेक्ट सिस्टम क्या है? इसका डी टाइप ऑब्जेक्ट होगा, डेटा टाइप ऑब्जेक्ट. जब भी पाइथन में हम लोग का 4 कैटेगरी का डेटा टाइप हम लोग डिटरमाइन करेंगे. एक इंट, एक फ्लोट, एक ऑब्जेक्ट और एक बुलियन. इंट का मतलब नंबर, जैसे 2, 3 ये सब हो गया हम लोग का इंट. फ्लोट जैसे 2, 5, 2.6 मतलब पॉइंट सिस्टम. थर्ड इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मतलब कैरेक्टर, जैसे A, B, C, D, या तो नाम भी हम लोग ऑब्जेक्ट में डालते हैं.
थर्ड इज बुलियन, दैट इज ट्रू, फॉल्स, ये सब हो गया बुलियन। तो ये चार कैटेगरी का डेटा टाइप हम लोग डील करेंगे। तो डेटा फ्रेम क्या बोल रहा है कि डेटा फ्रेम हेट्रोजीनियस डेटा को रखता है। हेट्रोजीनियस डेटा मतलब क्या, इंटीजर भी रख सकता है, फ्लोट भी रख सकता है, ऑब्जेक्ट भी रख सकता है, तो ये चारों तरफ हम लोग रख सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन जरूर रहता है, डेटा फ्रेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सीरीज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है। तो ओके स्टूडेंट, तो ये जो है डेटा फ्रेम का इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो इसमें अब नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, डेटा फ्रेम के बाद अब हम लोग आते हैं क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम। Now see, we will move towards the creation of data frame. ये creation of data frame बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से आपको 3 मार्क्स बोर्ड में मिलता है। ये कंपलसरी क्वेश्चन है जिसमें से 3 मार्क्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सबसे पहला चीज, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम बाय डिक्शनरी यूजिंग वैल्यूज एज लिस्ट। पहला मेथड कि डेटा फ्रेम को बनाते कैसे हैं, तो डेटा फ्रेम का पहला मेथड, बहुत सारा मेथड है क्रिएशन का, जिसमें से हम लोग डील करेंगे 3 से 4 मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी मेथड्स में से कोई एक मेथड एग्जाम में आएगा और जिसमें हम लोग डील करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डेटा फ्रेम समझते हैं। डेटा फ्रेम है क्या, डेटा फ्रेम मेरा S1 है, जहां पर A, B, C ये तीनों मेरा इंडेक्स है, और Z1, Z2 ये मेरा कॉलम है। तो ये चीज आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा कॉलम क्या है और इंडेक्स क्या है, क्योंकि अगर ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो डेटा फ्रेम नहीं बनेगा। तो अब आते हैं डेटा फ्रेम क्रिएशन का स्ट्रक्चर में। तो डेटा फ्रेम 3 स्टेप में बनता है, 3 स्टेप। ऐसे में हम लोग का बुक में बहुत सारा स्टेप हो सकता है, मगर हम लोग 3 स्टेप में हम इसको कन्फाइन किए हैं। सबसे पहला, मुझे पैंडास मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट पैंडास एज पीडी। जैसे हम सीरीज हम बोले थे कि सीरीज में क्या है कि यहाँ पर जो हम लोग का इंपोर्ट है, इंपोर्ट पैंडास एज पीडी में, ये पीडी क्या है, ये लाइब्रेरी मॉड्यूल है जिसके अंदर में ये डेटा फ्रेम फंक्शन आता है। डेटा फ्रेम क्या है, एक फंक्शन है। डेटा फ्रेम एक फंक्शन है जिसमें से मेरा D और F ये दोनों मेरा कैपिटल होता है। ये चीज को ध्यान रखना है कि D और F कैपिटल होता है, तो D और AF ये दोनों कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं, S1 इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम। डॉट तो मुझे लगाना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये लिंकअप करेगा हमको मेरा पैंडास के साथ। अब यहाँ पर हम फिर से बोल रहे हैं कि PD की जगह पर कुछ भी हो सकता है, P1, P2, P3 कुछ भी हो सकता है, मगर ध्यान रहे जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा। अगर यहाँ पर P1 कर रहे हैं तो यहाँ पर भी P1 होगा, और ये केस सेंसिटिव नहीं है, PD ये सब केस सेंसिटिव नहीं, ये आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ भी दे सकते हैं, मगर बाकी रेस्ट ऑफ चीज जो है वो केस सेंसिटिव। तो अब यहाँ पर हम लोग डेटा फ्रेम शुरू करते हैं। तो डेटा फ्रेम का टेक्निक क्या है, बोला जा रहा है कि डिक्शनरी का यूज कीजिए जिसका वैल्यू क्या होगा, लिस्ट होगा। तो हम लोग एक डिक्शनरी शुरू कर रहे हैं, एक डिक्शनरी शुरू किए। तो याद रखना कि जब भी हम लोग डिक्शनरी शुरू करते हैं तो सबसे पहला कॉलम को सजाकर लिख देते हैं, एक के बाद एक के बाद एक कॉलम को सजाकर लिखते हैं। तो देखिए Z1, पहला Z1 फिर Z2, तो Z1 को लिख दिए, फिर उसके नीचे Z2 को लिख दिए। आपके पास अगर पास में जगह है तो यहाँ पर भी कॉमा के बाद हम Z2 लिख सकते हैं, मगर ध्यान रखना Z1, Z2, Z3 नीचे लिखते जाओगे तो कॉलम तो अच्छा रहेगा। इसके बाद डिक्शनरी का 2 पार्ट, हम क्या बताए थे, डिक्शनरी का 2 पार्ट, एक होता है की का पार्ट और एक होता है वैल्यू का पार्ट। तो की तो हम लोग दे दिए, डिक्शनरी का जब भी की होता है वो की क्या हो जाता है, कॉलम बन जाता है। और उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज मेरा क्या क्या है, Z1 में क्या वैल्यू है, 20, 30, 40, तो लिख देंगे 20, 30, 40, और फिर कॉमा। अब मेरा दूसरा कॉलम क्या है, Z2, तो Z2 में लिख देंगे 50, 60, 70, 50, 60, 70। ये मेरा आ गया डेटा फ्रेम का डेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, डिक्शनरी को बंद करेंगे, डिक्शनरी को हम बंद कर दिए। अब उसके बाद डेटा फ्रेम को बंद करेंगे, डेटा फ्रेम को बंद कर दिए। अब उसके बाद उसको प्रिंट कर दिया। अब देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 3 मार्क्स कैसे मिलेगा, तो 3 मार्क्स के लिए सबसे पहला चीज, इस लाइन के लिए मेरा हाफ मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, इस लाइन के लिए मुझे 1.5 मार्क्स दिया जाएगा, और इस लाइन के लिए मुझे हाफ मार्क्स दिया जाएगा। तो टोटल मेरा 3 मार्क्स यहाँ पर कंटेन कर रहा है। चलिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक में जाते हैं, द क्रिएटिंग ऑफ द डेटा फ्रेम ऑफ डिक्शनरी यूजिंग अनदर डिक्शनरी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिक्शनरी के अंदर में डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के अंदर में डिक्शनरी का कंसेप्ट क्या करेंगे, तो वेरी इजी, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी का देखिए एक ट्रिक सिखाते हैं डेटा फ्रेम क्रिएशन में कि सब चीज में ये डिक्शनरी पार्ट सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यूज पार्ट चेंज होगा, मतलब कोलन के बाद वाला पार्ट को सिर्फ चेंज करना है, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है, जैसे Z1 और Z2 तो कॉलम है, Z1 और Z2 कॉलम में रहेगा। अब बात आ रहा है कि इसका वैल्यूज क्या होगा, इसके प्रीवियस में वैल्यूज था लिस्ट, अब मेरा वैल्यूज है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के अंदर में फिर हम लोग को एक डिक्शनरी देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर में फिर डिक्शनरी बोला गया। अब डिक्शनरी के अंदर में डिक्शनरी डाल दिया, अब डिक्शनरी के अंदर में क्या वैल्यूज है, अब डिक्शनरी के अंदर में हम लोग डालेंगे, ये पेयर उठाएंगे, Z1 के अंदर कौन है, A का 20, तो लिखेंगे A20, फिर क्या लिखेंगे B30, तो लिखेंगे B:30, फिर क्या लिखेंगे C:40, ये बन गया मेरा Z1। अब मेरा Z2 का बारी, तो Z2 का भी वही चीज, Z2 का A कौन है 50, B कौन है 60 और C कौन है 70। तो Z2 के अंदर में फिर एक डिक्शनरी करेंगे, A क्या है दैट इज 50, फिर B क्या है दैट इज 60, फिर C क्या है दैट इज 70। बस यहाँ पर हम डिक्शनरी को बंद करते हैं इसका, और फाइनल डिक्शनरी जो ये वाला जो है ये डिक्शनरी उसको बंद करेंगे और ये डेटा फ्रेम को बंद कर देंगे और फिर प्रिंट कर देंगे। सिंपल बात, देखिए मेरा ये लाइन सेम रहा, ये लाइन सेम रहा, यहाँ से यहाँ तक लाइन सेम रहा, ये वाला पार्ट सेम रहा, ये वाला पार्ट सेम रहा, ये वाला पार्ट भी सेम रहा। चेंज क्या हुआ, सिर्फ ये वाला पार्ट, और हर एक डेटा फ्रेम में सिर्फ ये वाला पार्ट ही हम लोग को चेंज करना है। तो यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर में डिक्शनरी, तो ये सिंपल की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, फिर वहीं पर की वैल्यू और की वैल्यू का काम हम लोग करें। बाई चांस इसमें गलती भी हो जाता है, तो यहाँ पर मेरा 3 में आपको 1.5 या तो 2 जरूर मिल जाएगा, अगर ये लाइन यहाँ से यहाँ तक और ये वाला लाइन अगर ठीक रखते हैं तो 3 में हाफ मतलब 1.5 मार्क्स आपको श्योर मिल जाएगा। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा फ्रेम विद दिस टेक्निक। Now let us move to the third technique. Let us move to our third technique. तो थर्ड टेक्निक का सबसे पहला एक डेटा फ्रेम को फिर से बना लेते हैं। S1 में मेरा क्या था ABC और कॉलम में मेरा क्या था Z1 एंड Z2, और इसमें वैल्यूज क्या था, मान लेते हैं इसमें 20, 30, 40 है, इसमें 50, 60 और 70 है। ठीक है, ये डेटा फ्रेम मुझे बनाना है। अब मेरा डेटा फ्रेम बनाने का टेक्निक क्या हो गया, बोल दिया कि टू क्रिएट द डेटा फ्रेम यूजिंग सीरीज से मुझे डेटा फ्रेम बनाना। तो अब कैसे करेंगे काम, तो सीरीज से जब डेटा फ्रेम बनाना है तो मेरा डेटा फ्रेम को कितना सीरीज में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो सीरीज का हम लोग क्या कंसेप्ट समझे थे, सीरीज का 2 पार्ट होता है, एक होता है इंडेक्स और एक होता है डेटा। तो अगर हम इसको एक इंडेक्स मतलब ABC और क्या हो गया 20, 30, 40, इसको एक सीरीज में बांट देते हैं, मान लो इस सीरीज का नाम A1, फिर दूसरा एक सीरीज कर देते हैं A2 जिसका इंडेक्स क्या हो गया वही ABC मगर वैल्यूज अलग है, वैल्यूज क्या क्या हो गया इसका 50, इसका 60 और इसका 70। फिर ये दोनों को जब हम डेटा फ्रेम बनाएंगे तो ये मेरा क्या आएगा, ये मेरा प्रोड्यूस कर देगा आउटपुट। तो सबसे पहला मुझे क्या करना है, ये जो है इसका एक सीरीज बनाना है और ये एक सीरीज बनाना है, मतलब ये एक सीरीज बनाना है, फिर इसके साथ इसका एक सीरीज बनाना है। तो चलिए पहले हम लोग सीरीज को बनाते हैं। तो सीरीज को बनाने के पहले
हम लोग क्या करना है, मुझे मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपोर्ट pandas एज पीडी, मॉड्यूल इंपोर्ट कर दिए। अब मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद क्या करना है मुझे, मॉड्यूल जब भी हम लोग इंपोर्ट कर दिए, इंपोर्ट करने के बाद पहले दो सीरीज बना लेते हैं, a1 इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज। मेरा डेटा क्या क्या हो गया, डेटा जो है 20, 30, 40 और इंडेक्स क्या हो गया, इंडेक्स हो गया a, b और c। ये बन गया मेरा पहला सीरीज। दूसरा सीरीज a2 बना देते हैं, pd डॉट सीरीज। डेटा क्या मेरा बन गया, डेटा बन गया 50, 60 और 70 और इंडेक्स क्या क्या हो गया, इंडेक्स हो गया a, b और c। ये हो गया मेरा सीरीज। अब सीरीज के बाद अब हम लोग डेटा फ्रेम बनाते हैं, तो डेटा फ्रेम का नाम है S1, तो S1 इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम में हम सिखाए थे कि हम लोग एक डिक्शनरी शुरू करेंगे, डिक्शनरी में हम लोग क्या करेंगे, कॉलम का नाम Z1 है, तो Z1 का जो है, तो Z1 का डेटा कौन है, Z1 का डेटा है 20, 30, 40, उसको किस में रखा गया है, A1 में, तो हम लोग लिख देंगे A1। तो अब क्या होगा, Z1 A1 को रेफर करेगा, A1 क्या सीरीज को रेफर करेगा, सीरीज में से ये डेटा और ये इंडेक्स उठा देगा। वैसे ही अब हम लोग कर देंगे Z2, Z2 किसको रेफर कर रहा है, A2 को रेफर कर रहा है, बस ये हो गया मेरा खत्म। अब यहाँ पर हम लोग इंडेक्स डाल सकते हैं, इंडेक्स फिर से डाल सकते हैं, ये डेटा फ्रेम का इंडेक्स है A, B और C। अब ये मेरा डेटा फ्रेम खत्म। जब ये डेटा फ्रेम खत्म तो हम लोग प्रिंट लगा देते हैं, प्रिंट S1। नाउ इट इज कंप्लीटेड। नाउ सी इसमें क्या है, इसमें ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर चीज को और एक बार अच्छा से समझ लेते हैं। सबसे पहला जब भी ये कंसेप्ट देगा सीरीज से बनाने का, सीरीज से बहुत बार एग्जाम में आता है, नहीं तो नेस्टेड डिक्शनरी से आता है, जो इसके पिछले वाला टॉपिक में, ये दोनों टॉपिक एकदम दिमाग में बैठा कर जाना एग्जाम में, ठीक है। तो सीरीज सबसे पहला डेटा फ्रेम को मेरा दो पार्ट में, या तो जितना भी पार्ट है वो पार्ट में तोड़ना है मुझे। जैसे यहाँ पर मुझे दो पार्ट में तोड़े, एक Z1 का पार्ट और एक Z2 का पार्ट। तो Z1 का पार्ट को लेकर आए, इसका एक सीरीज बनाए, Z2 का पार्ट को लेकर आए, इसका एक सीरीज बनाए। देखिए A1 इक्वल टू pd डॉट सीरीज, डेटा ये, इंडेक्स ये, फिर A2 इक्वल टू pd डॉट सीरीज, डेटा ये, इंडेक्स ये। अब हम लोग डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो डेटा फ्रेम में हम क्या बताए थे कि मुझे डिक्शनरी बनाना है, और डिक्शनरी में की और उसका वैल्यू, की और उसका वैल्यू, की कौन बनता है, कॉलम बनता है। मेरा कॉलम कौन है, Z1 और Z2। तो Z1 और Z2 ये दोनों मेरा कॉलम बन गया। अब Z1 का वैल्यू कौन रख रहा है, A1 रख रहा है, और Z2 का वैल्यू कौन रख रहा है, A2 रख रहा है। तो हम लोग Z1 के वैल्यू A1 और ये A2। अब यहाँ पर ये डिक्शनरी को बंद कर देंगे, और डिक्शनरी को बंद करने के बाद हम लोग कॉमा देकर इसका डेटा फ्रेम का इंडेक्स को लिखेंगे। वही इंडेक्स होना चाहिए ABC। अगर हम लोग सिर्फ A देते हैं तो सिर्फ A वाला इंडेक्स उठाकर दिखेगा, बाकी सब में NaN डाल देगा, ठीक है। तो ये ABC। तो इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जब टॉपिक सब क्लियर होगा तो हम लोग क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बैंक को जब सॉल्व करेंगे तब बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो इंडेक्स इक्वल्स टू ABC हो गया। और अगर ये इंडेक्स पार्ट नहीं भी देते हैं तो भी चलता है। यहाँ पर अगर हम लोग बंद कर देते हैं, मान लो तो यहाँ पर बंद कर दिए, तो भी मेरा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब उसका नाउ स्टूडेंट्स, let us move to the very important part of the data frame creation, it is the accessing rows and columns। ये हम लोग का केस स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेटा फ्रेम का जो मेन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है वो ये टोटल केस स्टडीज से आता है, ठीक है। तो केस स्टडीज में होता क्या है, केस स्टडीज में सिंपल होता है, रो को निकालना, पर्टिकुलर कॉलम को निकालना, रो का वैल्यू चेंज करना, कॉलम का वैल्यू चेंज करना, नया रो ऐड करना, नया कॉलम ऐड करना, कॉलम को रीनेम करना, या तो रो को रीनेम करना, या तो कॉलम को डिलीट करना, या तो रो को डिलीट करना। ये सब केस स्टडीज में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग केस स्टडीज के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहला हम लोग सीखेंगे कि हम लोग एक पर्टिकुलर कॉलम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करने के लिए हम लोग का जो तरीका है
वो क्या है, वो है डेटा फ्रेम का नाम, डेटा फ्रेम नेम डॉट कॉलम नेम। या तो डेटा फ्रेम का नाम अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो कॉलम नेम होगा मगर वो कोटेशन में होगा, या तो सिंगल कोटेशन या तो डबल कोटेशन, दोनों अलाउड है। तो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे राइट द पाइथन कोड टू डिस्प्ले Z2 कॉलम वैल्यूज, राइट द पाइथन कोड टू डिस्प्ले Z2 कॉलम वैल्यूज। तो सबसे पहला मुझे क्या करना है, यहाँ पर समझना है कि डेटा फ्रेम का नाम क्या है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, डेटा फ्रेम का नाम क्या हो गया, S1। तो हम लोग क्या दिए, S1, फिर डॉट कॉलम नेम, डॉट कॉलम नेम क्या है, Z2। तो यहाँ पर हम लोग Z2 लगा दिए, या तो S1 स्क्वायर ब्रैकेट में कोटेशन के अंदर में Z2। ये दोनों का ही आउटपुट मेरा क्या करेगा, ये पूरा से Z2 को निकालेगा और मेरा ये दे देगा। अब मान लेते हैं कि नहीं, मुझे ज्यादा कॉलम देखना है, एक से ज्यादा कॉलम देखना है, एक कॉलम नहीं देखना, एक से ज्यादा कॉलम देखना है। तब क्या करेंगे, तब मेरा दो तरीका, एक नेस्टेड लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है और एक लॉक या तो आई लॉक का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहला हम लोग नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग तब तक थोड़ा सा इस पार्ट को रब करते हैं। टू एक्सेस सिंगल के जगह पर क्या हो गया सॉरी, मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल कॉलम। तो मल्टीपल कॉलम के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सबसे पहला डेटा फ्रेम का नाम, डेटा फ्रेम नेम, स्क्वायर ब्रैकेट कोटेशन में, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में फिर एक नेस्टेड लिस्ट बनाना पड़ेगा। इसमें कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा कॉलम 3 डॉट 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 करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर नेस्टेड लिस्ट बंद और ये फाइनल ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन डालें कि टू डिस्प्ले द पाइथन कोड टू डिस्प्ले Z2 कॉमा Z3 कॉलम्स वैल्यूज, तब हम लोग क्या चेंजेस करेंगे, तब हम लोग सिंपल सा बात है S1 क्या लगाएंगे यहाँ पर, S1 में यस कॉलम 1 इज Z2 मगर कोटेशन में, फिर Z3 कोटेशन में, बस ये नेस्टेड लिस्ट बंद और ये ब्रैकेट बंद। ऐसे हम लोग मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि मल्टीपल रो को अब एक्सेस कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला हम लोग को लॉक समझना पड़ेगा। लॉक, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डील अबाउट द डेटा फ्रेम लॉक। डेटा फ्रेम लॉक एंड आई लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट related to the data frames instead of the case studies। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोग का केस स्टडी आएगा और केस स्टडी में हम लोग का 10 मार्क्स रहता है, जिसमें से हम लोग का डेटा फ्रेम का लॉक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। तो सबसे पहला समझते हैं कि लॉक होता क्या। तो लॉक होता है, लॉक स्टैंड्स फॉर लोकेशन, लोकेशन। अब ये होता कैसे, ये स्क्वायर ब्रैकेट में काम करता है। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द वैल्यूज फ्रॉम रो एंड कॉलम्स बाय लेबल्स, लेबल्स मींस नेम। रो और कॉलम से अगर हम लोग यहाँ पर एक डेटा फ्रेम है जैसे S1, इसमें हम लोग का इंडेक्स क्या क्या है A B C D और इसमें हम लोग का कॉलम से Z1 Z2 एंड Z3। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें हम लोग को निकालना है रो एंड कॉलम पर्टिकुलरली वैल्यूज। तो यहाँ पर रो एंड कॉलम पर्टिकुलरली वैल्यूज। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज हम लोग को समझना है कि सिंटैक्स, सिंटैक्स होता क्या, सिंटैक्स मतलब करने का तरीका। तो यहाँ पर हम लोग का डेटा फ्रेम नेम डॉट लॉक और एक स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग का दो पार्ट, एक रो पार्ट और एक कॉलम पार्ट। रो पार्ट में क्या हो जाता है, स्टार्टिंग रो से एंडिंग रो और स्टार्टिंग कॉलम से एंडिंग कॉलम। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, टू डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज फ्रॉम Z1 कॉलम, Z1 कॉलम से सब वैल्यू को देखना है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, डेटा फ्रेम का नाम डॉट लॉक स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हम लोग कोलन लगाएंगे। यहाँ पर रो का पार्ट में क्या लगाएंगे, कोलन, कोलन मतलब स्टार्टिंग रो से एंडिंग रो तक पूरा रो मुझे जाना है, मगर कॉलम क्या है मुझे देखना है, कॉलम जो है वो मुझे सिर्फ Z1 देखना है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है कि कॉलम इज द
Z1 and row or all. Okay students, now let us move to the questions related to log. So the question is to display the details of a row of all columns. क्या मुझे करना है? a रो देखना है और सब कॉलम को देखना है, मतलब मेरा ये आंसर आना चाहिए a Z1 10, Z2 50 एंड Z3 90। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग को सबसे पहला क्या करना है? डेटा फ्रेम का नाम लिखना है। तो डेटा फ्रेम का नाम है S1। S1 इज द डेटा फ्रेम नेम एंड S1 डॉट लॉग रो पार्ट और कॉलम पार्ट। रो पार्ट में मुझे क्या चाहिए? रो क्वेश्चन पूछते हैं, रो मुझे ए चाहिए, तो ए रो, और कॉलम मुझे क्या चाहिए? ऑल द कॉलम्स। ऑल द कॉलम मतलब Z1 से Z3 तक। तो हम लोग सीधा सीधी कोलन लगा सकते हैं और खाली छोड़ देंगे। खाली छोड़ने का मतलब Z1 से Z3 तक। और अगर हम लोग Z1 से Z3 देना चाहते हैं तो Z1 से Z3 दे भी सकते हैं, Z1 कोलन Z3, ये भी हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्प्ले 10 वैल्यू। वैल्यू 10 कहां पर है? वैल्यू 10 ये है। तो इसका रो क्या है और इसका कॉलम क्या है? रो है A और कॉलम है Z1। तो यहाँ पर S1 डॉट लॉग रो है A और कॉलम है Z1, बस कंप्लीट। टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ Z1 एंड Z3 ऑफ A इंडेक्स, मतलब मुझे क्या देखना है? A इंडेक्स का Z1 और Z3 देखना है, मतलब 10 और 90 देखना है, Z2 नहीं देखना है। तब क्या करेंगे? तब हम लोग कोलन का यूज नहीं करेंगे। S1 डॉट लॉग, अब Z रो में क्या देखना है? A रो देखना है, तो A लगा दिए। कॉलम में क्या है? Z1 और Z3। जब मेरा कंटिन्यूअस वैल्यूज ना हो तब हम लोग क्या करेंगे? एक नेस्टेड लिस्ट बनाएंगे और एक लिस्ट बनाने के बाद लिखेंगे जो जो मुझे कॉलम देखना है। मुझे Z1 देखना है, कॉमा Z2 देखना है, और ये मेरा लॉग बन। तो ध्यान रहे, कोलन कब लगता है? जब मेरा कंटिन्यूअस वैल्यूज रहे। कॉमा कब लगता है? जब मेरा डिसकंटिन्यूअस वैल्यूज रहे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्प्ले A एंड Z वैल्यू। A एंड Z वैल्यू, तो सॉरी A एंड C वैल्यू। वैल्यू तो A और C ये दोनों का मुझे चाहिए वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे? S1 डॉट लॉग, उसके बाद क्या करेंगे? A और C। तो फिर से हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें A कॉमा C ये डालेंगे, और कॉलम क्या है? कॉलम तो कुछ मेंशन नहीं है। जब मेंशन नहीं होगा इसका मतलब ऑल द कॉलम्स, तो हियर वी विल गिव द कोलन साइन। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन किससे करते हैं? आई लॉग से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाय चांस एग्जाम में आई लॉग मेरा आ गया तो आई लॉग से भी मेरा कंसेप्ट जैसे क्लियर होना चाहिए। यही क्वेश्चन अब मुझे अगर आई लॉग से करना है तो हम लोग क्या करेंगे? तो व्हाट इज आई लॉग? आई लॉग स्टैंड्स फॉर इंडेक्स लोकेशन। आई लॉग स्टैंड्स फॉर इंडेक्स लोकेशन, ठीक है। और इससे हम लोग इंडेक्स से लेकर काम करते हैं। इंडेक्स मतलब क्या? कि अगर हम लोग A को लेते हैं तो A का इंडेक्स क्या हो गया? 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3। अब हम लोग इंडेक्स को लेकर काम करते हैं। क्वेश्चन को यही रहने देते हैं हम लोग। क्या बोला जा रहा है? A रो को दिखाओ तो सब कॉलम को। तो A रो का इंडेक्स क्या है? 0। तो सबसे पहला मुझे देना है आई लॉग। आई लॉग, आई लॉग देना है, और वही चीज रो का पार्ट और कॉलम का। पहला पार्ट रो का, दूसरा पार्ट कॉलम का। तो रो क्या देखना है? A रो देखना है। तो A रो का इंडेक्स हुआ 0, और A और C कॉलम, और कॉलम का इंडेक्स क्या हुआ? कॉलम का इंडेक्स मेरा बोला जा रहा है सब कॉलम। तो यहाँ पर हम लोग कोलन लगा देंगे। कोलन लगाने का मतलब है कि स्टार्टिंग कॉलम से लास्ट कॉलम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वैल्यू को देखना है। तो 10 वैल्यू का इंडेक्स क्या है और 10 वैल्यू का कॉलम क्या है? 10 वैल्यू का इंडेक्स 0 है और इसका भी वही 0 1 2। तो यहाँ पर 0 1 2
0 1 2 और यहाँ पर ये 0, तो 0 का मतलब यहाँ पर क्या है, मुझे रो क्या देखना है 0 और कॉलम क्या देखना है दैट इज ऑल्सो 0 एंड यहाँ पर क्या लग जाएगा आई लॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ Z1 एंड Z3 ऑफ ए इंडेक्स, तो ए इंडेक्स का Z1 और Z3 देखना है, तो आई लॉग ए इंडेक्स का इंडेक्स हो गया 0 और Z1 और Z2, तो वही चीज Z1 का इंडेक्स क्या हो गया 0 और Z2 का इंडेक्स क्या हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्प्ले ए सी वैल्यू, ए और सी का वैल्यू, तो ए का इंडेक्स आई लॉग लगाएंगे, ए का इंडेक्स क्या है 0, फिर से एक नेक्स्टेड लिस्ट और सी का इंडेक्स 2। ध्यान रहे कि अगर मेरा कॉमा नहीं हुआ कोलन से रहा तब क्या करेंगे, तब मेरा एक बढ़ा कर लेना है, जो सीरीज का हम लोग स्लाइसिंग में काम किए थे, जैसे एक क्वेश्चन उसके हिसाब से डील कर लेते हैं। तो डिस्प्ले, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग डील कर लेते हैं उसके रिलेटेड। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डील कर लेते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज टू डिस्प्ले इंडेक्स A to C of Z1 कॉलम, A to C of Z1 कॉलम, तो हम लोग क्या लगाएंगे S1 पहले सीरीज का नाम, सॉरी डेटा फ्रेम का नाम डॉट आई लॉग। अब इंडेक्स A से लेकर C तक, तो A से मतलब 0 से लेकर 2 तक, तो हम लोग देंगे 0 से 3 तक जाएंगे, क्यों, क्योंकि n-1 का कॉन्सेप्ट चलता है कोलन में, अगर 3 देंगे तब वो 2 तक जाएगा और मुझे 2 तक ही जाना है, देखिए A से 3 तक। और Z1 का इंडेक्स 0 होगा तो ये 0, तो ये हम लोग का हो गया आई लॉग। अब हम लोग डिस्प्ले, अब हम लोग आएंगे अपडेशन ऑफ वैल्यूज के ऊपर। अपडेशन ऑफ वैल्यूज, अब अपडेशन ऑफ वैल्यूज का क्या क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन इज टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए इंडेक्स एंड Z1 कॉलम फ्रॉम 10 to 50। अब देखिए ए इंडेक्स का Z1 कॉलम, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर मेरा Z1 था, ये Z2 था और ये Z3 था, ये A था, B था, C था और D था। देखिए अब क्या बोला जा रहा है कि मुझे चेंज करना है, क्या चेंज करना है, to change the value of A index from Z1 and Z1 column from 10 to 50। A index का Z1 में 10 वैल्यू है जिसको मुझे हटाकर 50 करना है, तो इसका क्या, सबसे पहले इस लोकेशन में पहुंचते हैं। इस लोकेशन में पहुंचने का सिंटैक्स क्या है, लॉग से हम लोग जानते हैं S1 डॉट लॉग, कौन सा रो में पहुंचना है, A रो में पहुंचना है, कौन सा कॉलम में पहुंचना है, Z1 कॉलम में पहुंचना है, और क्या वैल्यू चाहिए मुझे 50 चाहिए। तो ये क्या करेगा, पहले A रो का Z1 कॉलम में पहुंचेगा और उसमें क्या कर देगा, 10 को हटाकर क्या कर देगा 50 कर देगा। तो अब मान लेते हैं कि एक से ज्यादा वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है। मान लेते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाए टू चेंज द वैल्यू ऑफ Z1 and Z2 of index A to 70 and 80। अब क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है कि Z1 जो इंडेक्स है और Z2 जो कॉलम है, Z1 और Z2 जो कॉलम है उसका A इंडेक्स में मुझे क्या चाहिए 70 चाहिए और 80 चाहिए। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले इस पोजीशन में पहुंचते हैं। इस पोजीशन में पहुंचने का सिंटैक्स क्या है, S1 डॉट लॉग
और इस पोजीशन में पहुंचते हैं। इस पोजीशन में पहुंचने का जरिया है, सबसे पहला रो में पहुंचते हैं। रो क्या है? ए। कॉलम क्या है? Z1 से Z2 तक, यहां से यहां तक जाना है और उसका क्या क्या वैल्यू है। अब यहाँ पर एक वैल्यू रहता है तो हम लोग सिंपल वैल्यू देते हैं, मगर अगर एक से ज्यादा वैल्यू है तब हम लोग लिस्ट बनाएंगे 70, 80। तो 70 इसमें चल जाएगा और 80 इसमें चल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 70 और ये क्या हो जाएगा मेरा 80। ये मेरा चेंज हो जाएगा। ये तो था अपडेशन ऑफ वैल्यूज। अब हम लोग सीखेंगे एडिंग रोज एंड कॉलम। देखिए ये जो लॉक है, ये लॉक से हम लोग कितना काम कर सकते हैं। सबसे पहला एक्सेसिंग वैल्यूज कर सकते हैं, दूसरा चेंजिंग ऑफ वैल्यूज कर सकते हैं, तीसरा एडिंग अ न्यू रो एंड न्यू कॉलम कर सकते हैं। कैसे? अब सिंपल सा बात देखिए, क्वेश्चन है टू ऐड अ कॉलम Z4 with all values as 200। बोला जा रहा है कि एक Z4 कॉलम ऐड करो और Z4 कॉलम में मुझे क्या चाहिए? 200 चाहिए। तो चलिए एक अच्छा से डेटा फ्रेम को बना लेते हैं। तो एक अच्छा से डेटा फ्रेम को बना लेते हैं S1, जिसमें इंडेक्स है ABCD और कॉलम है Z1, Z2 और Z3। अब इसमें कुछ वैल्यूज डाल देते हैं। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 80, 40, 50। ये अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मुझे एक Z4 कॉलम ऐड करना है जिसमें सबका वैल्यू 200 होना चाहिए। सबका वैल्यू 200 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहला हम लोग लॉक से वही चीज काम करेंगे, S1 डॉट लॉक। क्या करना है मुझे? Z4 कॉलम में जाना है। तो Z4 कॉलम के लिए बोला जा रहा है सब इंडेक्स के लिए देखिए 200 200 200 आ रहा है। तो ऑल द इंडेक्स मतलब A से लेकर कहां तक? D तक मुझे क्या चाहिए? Z4 कॉलम चाहिए और उसका वैल्यू क्या चाहिए? 200 चाहिए। ये क्या करेगा? A से लेकर D तक का रो में जाएगा और ये रो बना देगा। रो तो पहले से बना हुआ है, मगर ये Z4 तो नहीं बना हुआ है, ये Z4 कॉलम को बना देगा। Z4 कॉलम में क्या डाल देगा? 200। अब मान लीजिए कि नहीं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि नहीं मुझे क्या है? Z4 कॉलम बनाना है और जिसमें हर एक का अलग अलग वैल्यूज चाहिए। तब क्या करेंगे? एक वैल्यू देंगे तो एक वैल्यू सब में रिपीट हो जाएगा। देखिए रिपीट हो गया। मगर अगर क्वेश्चन मुझे चेंजेस करें, टू ऐड a column Z5 with values as 200, 300, 400 and 500। 200, 300, 400 and 500। तब क्या करेंगे? S1 डॉट लॉक, वही चीज फर्स्ट से लास्ट तक जाएंगे। देखिए अगर हम लोग खाली छोड़ते हैं तो भी वो फर्स्ट से लास्ट तक जाएगा और अगर हम लोग मेंशन कर देते हैं तो भी वो फर्स्ट से लास्ट तक जाएगा। दोनों एप्लीकेबल है। अब मुझे कॉलम कौन सा ऐड करना है? Z5 कॉलम ऐड करना है और Z5 कॉलम का वैल्यू क्या चाहिए? अब क्या बोले थे हम? एक वैल्यू रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मल्टीपल वैल्यूज रहता है तो मुझे लिस्ट बनाना पड़ेगा। 200, 300, 400 एंड 500। यहाँ पर एक प्रिकॉशन हम लोग को लेना है। क्या प्रिकॉशन लेना है? एक वैल्यू अलाउड है, एक वैल्यू के लिए सब रिपीट कर जाएगा और जितना रो है उतना वैल्यू डालना है। अगर एक भी कम या तो एक भी ज्यादा कर दिए तब मेरा एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान देना है हम लोग को। तो ये रहा हम लोग का कॉलम को ऐड करने का तरीका। अब रो को ऐड करने का तरीका क्या हो जाएगा? तो सिंपल सा बहुत इजी पार्ट है। जैसे क्वेश्चन दे दिए टू ऐड अ रो E
with all values of column with 500। तो सबसे पहला वही लॉग से हम लोग काम करेंगे। तो लॉग से हम लोग काम कर रहे हैं। लेट अस सी s1 डॉट लॉग। अब मुझे चाहिए कहां पर जाना है, मुझे ई रो में जाना है। तो ई रो में गए और क्या कॉलम, सब कॉलम के लिए, तो ऑल द कॉलम के लिए, स्टार्टिंग कॉलम से लास्ट कॉलम तक जाएगा। अब उसमें मेरा वैल्यूज क्या क्या आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यूज फॉर दिस। बोल रहा है कि 500 चाहिए, तो 500। तो ये क्या करेगा, ई एक रो बना देगा जिसमें 500, 500 और 500 सब कॉलम के लिए ये 500 वैल्यू डाल देगा। तो देखिए ये सिंटैक्स दो काम कर रहा है, एक ऐड कर रहा है और एक अपडेट भी कर रहा था। जो इसके पिछले हम लोग अभी इसमें देखे कि अपडेट भी कर रहा है, मतलब ये सिंटैक्स मेरा दो काम कर रहा है। अगर वो रो मेरा डेटा फ्रेम में मौजूद नहीं है तो वो ऐड कर देगा, और अगर वो रो डेटा फ्रेम में मौजूद है तो वो अपडेट कर देगा। ये दोनों में से कोई एक काम ये करेगा। तो ये हो गया मेरा एडिंग द रोज। अब हम लोग आते हैं डिलीटिंग रो एंड डिलीटिंग कॉलम्स। तो डिलीटिंग रो और डिलीटिंग कॉलम्स हम लोग करते कैसे हैं, सिंपल, टू डिलीट रो एंड टू डिलीट कॉलम। क्वेश्चन टू डिलीट कॉलम। तो कॉलम को डिलीट करने के लिए हम लोग को एक डेल कमांड आता है, डेल डेल देन डेटा फ्रेम नेम एंड इन ब्रैकेट कॉलम नेम। ध्यान रहे ये हम लोग का क्या है कि हम लोग को कॉलम डिलीट करने के लिए काम होता है, मगर इससे हम लोग रो को डिलीट नहीं कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए टू डिलीट ए कॉलम Z1, तब हम लोग कैसे काम करेंगे। तब हम लोग को सिंपल क्या करना है, डेल लगाना है और उसके बाद डेटा फ्रेम का नाम, जैसे डेटा फ्रेम का नाम S1 है तो S1, फिर कॉलम नेम किसको क्रिएट करना है, Z1 को डिलीट करना है तो Z1, ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये किए तो इसके बाद हम लोग को प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट S1, तभी हम लोग का Z1 दिखेगा कि ये डिलीटेड है, ठीक है, बाकी सब दिखेगा, Z1 को डिलीट देख दिया जाएगा। अगर आप ये प्रिंट नहीं लगाते हैं तो आपको नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग डेल डिलीट कर रहे हैं, ये डिलीट कर देगा इंटरनली, मगर ये आपको दिखाएगा नहीं जब तक आप प्रिंट कमांड नहीं लगाते हैं। तो नेक्स्ट, अब दूसरा तरीका है ड्रॉप फंक्शन से। इट इज यूज्ड टू डिलीट, इट इज यूज्ड टू डिलीट रो एंड कॉलम बोथ, ये दोनों का डिलीट में काम करता है। कैसे, सिंटैक्स क्या है इसका, सिंटैक्स है डेटा फ्रेम का नाम देंगे, डेटा फ्रेम नेम डॉट ड्रॉप ब्रैकेट में रो नेम या तो कॉलम नेम, फिर एक्सिस इक्वल्स टू 0 ये रो के लिए और एक्सिस इक्वल्स टू 1 ये कॉलम के लिए, और फिर ब्रैकेट बंद। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसका, तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ऐसे, इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट रो का काम कर देते हैं। अब तो डिलीट रो ए, ये रो ए को मुझे डिलीट करना है। तो ये क्या करेंगे, सिंपल सा बात, डेटा फ्रेम का नाम S1 डॉट ड्रॉप, किसको डिलीट करना है, ए को, एक्सिस इक्वल्स टू 0। और अगर ये 0 मेंशन नहीं भी करते तो भी ये रन करेगा, क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट में ड्रॉप क्या करता है, एक्सिस 0 लेता है। हम लोग सबसे पहला क्लास में पढ़े थे एक्सिस 0 किसको बोलते हैं, एक्सिस 0 रो साइड को बोलते हैं,
और एक्सिस 1 कॉलम साइड को बोलते हैं, ये कॉलम साइड को बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग का ये रो को डिलीट करना है, और वही चीज टू डिलीट ए कॉलम Z1, तो S1 डॉट ड्रॉप क्या होगा, Z1 होगा, और यहाँ पर एक्सिस इक्वल्स टू 1 होगा। ये मेरा क्या करेगा, तुम्हारा कॉलम को डिलीट कर देगा। तो चलिए आज का लास्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज द रीनेम ऑफ इंडेक्स एंड रीनेम ऑफ कॉलम्स। अगर मुझे रीनेम करना है तो हम लोग रीनेम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। एंड द रीनेम, लेट अस मूव टू द रीनेम पार्ट। रीनेम पार्ट में मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है टू रीनेम द कॉलम Z1 to Zone1 and index A to अरुणाचल। ये हम लोग को रीनेम करना है। तो सबसे पहला रीनेम का सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स ऑफ रीनेम दैट इज डेटा फ्रेम नेम डॉट रीनेम फंक्शन लगाना पड़ेगा। रीनेम फंक्शन में क्या लगता है, रीनेम फंक्शन में मेरा एक करली ब्रैकेट लगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से शुरू कर देते हैं, एक अच्छा रहेगा, यहाँ से शुरू करते हैं। सिंटैक्स डेटा फ्रेम नेम डॉट रीनेम, इसके बाद हम लोग आएंगे, सबसे पहला रीनेम करना किसको है, रीनेम अगर करना है मुझे इंडेक्स को, तो हम लोग लगाएंगे इंडेक्स इक्वल टू करके डिक्शनरी शुरू होगा। किसको रीनेम करना है, मुझे इंडेक्स ए को रीनेम करना है। किसमें रीनेम करना है, अरुणाचल में, अरुणाचल। ये हो गया इंडेक्स को रीनेम करने का तरीका। मतलब इंडेक्स लगाएंगे इक्वल टू करके एक डिक्शनरी लगाएंगे, और सबसे पहला किस कॉलम को, किस रो को करना है, रो का नाम और नया जो नाम चाहिए मुझे, वैसे ही कॉमा देकर फिर आगे बढ़ते जाएंगे। इसके अंदर अगर 2-3 रो को चेंज करना है, तरीका यही रहेगा। और अगर कॉलम सब रहेगा तो लिखेंगे कॉलम्स इक्वल्स टू करली ब्रैकेट। क्या कॉलम को रीनेम करना है, Z1 कॉलम को रीनेम करना है। किसमें रीनेम करना है, जोन में रीनेम करना है, जोन 1। ये हो गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये अगर हम लोग रन कर लेते हैं तो ये पर्टिकुलरली आपको एक बार रन करके दिखाएगा जो रीनेम करेगा, मगर इंटरनली रीनेम नहीं करेगा। रियली में रीनेम अगर करना है इंटरनली में, मतलब मान लीजिए कि मेरा एक निक नेम हम चेंज करके दे दिए, किसी को अगर शॉर्ट नेम दे दिए, जो राजू को राहुल करके, राजू को आर करके बुला रहे, मगर क्या राजू का सर्टिफिकेट में आर हो गया, नहीं हुआ। अगर सर्टिफिकेट में चेंज कराना है तब मुझे एक और क्लॉज चाहिए, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। ये डिफॉल्ट में फॉल्स रहता है, फॉल्स का मतलब ये चेंज करने नहीं देता है, और अगर हम लोग इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू देंगे तब ये क्या कर देगा, ये परमानेंटली चेंज कर देगा। अब हम लोग का लास्ट एक है एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम। तो ये हम लोग का केस स्टडीज रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। अब हम लोग का एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम को डील कर लेंगे, बस इसके ऊपर हम लोग का डेटा फ्रेम पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज बोल देते हैं कि हेड और टेल फंक्शन जो हम लोग सीरीज में पढ़े थे वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। जैसे अगर एक क्वेश्चन अगर दे दिया जाए टू डिस्प्ले फर्स्ट 2 रोज, पहला 2 रो देखना है, तो हम लोग 2 चीज कर सकते हैं। एक S1 डॉट लॉक, पहला 2 रो देखना है, मतलब क्या, मुझे ए से लेकर बी तक जाना है और कॉलम सभी देखना है। या तो सबसे सिंपल तरीका S1 डॉट हेड लगा दो और 2 दे दो। ये क्या करेगा, ये हेड से 2 पार्ट को उठाकर दे देगा। वहीं पर अगर बॉटम 2 अगर बोल देता कि टू डिस्प्ले
बॉटम टू रोज, तब क्या करेंगे, तब वही चीज S1 डॉट लॉग से भी काम कर सकते हैं। बॉटम टू कौन हुआ, C से लेकर D तक, और सब इंडेक्स के लिए, सब कॉलम के लिए तो कॉलम की जगह पर कोलन लगा दिए कि ये क्या हो जाएगा, सब कॉलम के लिए, फर्स्ट से लेकर लास्ट कॉलम तक। या तो S1 डॉट टेल, टेल टू, तब ये क्या करेगा, नीचे से मेरा 2 उठा देगा। तो ये हो गया ये चीज। अब हम लोग का लास्ट पार्ट आ गया एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स हम लोग सीरीज के बारे में भी पढ़े थे, तो एट्रीब्यूट्स हम लोग डेटा फ्रेम के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को डील करेंगे। ठीक है, जैसे एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम, मेन 3-4 एट्रीब्यूट डेटा फ्रेम का डील होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डेटा फ्रेम S1 डॉट एंडिम, नंबर ऑफ डायमेंशन, अगर हम लोग एंडिम रन करते हैं तो ये मेरा आंसर आएगा 2। क्यों, क्योंकि मेरा 2 डायमेंशन में भाग रहा है, एक्सिस 0 डायमेंशन और एक्सिस 1 डायमेंशन। दूसरा S1 डॉट, हम लोग का अगर डेटा टाइप देखना है तो डी टाइप, ये क्या करेगा, ये हर एक कॉलम का डेटा टाइप दिखेगा, मतलब Z1 Z2 Z3 Z4 हर एक का देखिए इंटीजर है तो सब का देगा इंट 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 और इंट, इस तरह का सब का देगा। वहीं पर अगर हम लोग दे देते हैं S1 डॉट शेप, अगर मुझे शेप देखना है, शेप का मतलब कितना रो कितना कॉलम, तो ये रो कितना हुआ 1 2 3 4, तो 4 रो, और कॉलम कितना हुआ 1 2 3 4, तो 4 कॉलम। वहीं पर अगर हम लोग दे देते हैं S1 डॉट साइज, साइज का मतलब टोटल कितना वैल्यूज है, तो यही रो शेप को गुना कर देते हैं, 4 4 जा 16। वहीं पर अगर हम लोग देते हैं S1 डॉट टी, टी का मतलब होता है ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का मतलब ये रो को कन्वर्ट कर देगा कॉलम में और कॉलम को कन्वर्ट कर देगा रो में। ठीक है, मतलब इसको रन करने के बाद आंसर कुछ इस तरीके का आएगा, Z1 Z2 Z3 Z4, ये कॉलम था ये रो बन जाएगा, और रो जो है A B C D ये मेरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज है, हैज एनएंस को रखेंगे तो एनएंस चेक कराएगा। ठीक है, जो सीरीज का है वो सीरीज का कॉमन है, और ये सब चीज इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का डेटा फ्रेम पार्ट खत्म हो रहा है। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपका डेटा फ्रेम में मिलेगा, और ये आपको दिमाग में रखना है कि 15 मार्क्स में जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो उसमें से 12 मार्क्स तो आ ही जाएगा। 3 मार्क्स अपना स्किल बेस्ड है कि CBSE क्या है कि 1-2 क्वेश्चन हॉट से रिलेटेड होता है, जो हम लोग सैंपल पेपर में सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, एंड नेक्स्ट we will move to the topic that is visualization, और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू।